ये क्या, लीच को तो कुछ भी नहीं हुआ। वो बोलता है हाँ देखा बेटे, कुछ भी नहीं कर पाया ना। जितने भी सारे उसके अनडेड आर्मी थे वो सभी के सभी बाहर आ जाने लगते हैं और उस डार्क नाइट के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और वो डार्क नाइट बोलता है रुक जाओ, और उसके ऑरा के वजह से ही कोई भी वहां पर हिल ही नहीं पा रहा होता है कि हे मैंने सुना तुम्हारे घर के लड़कियां बहुत सुंदर है। और वो जो चक्कू वाला बंदा था वो बोलता है क्या सच में, तो कभी हमें भी मिला दो एपोलोजाइज करवाने के लिए। हेलो 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 गाइस, वी आर बैक विद अ न्यू मानवा। गाइस मेरा नाम है सुमन और आप लोग देख रहे हैं मैड ब्रो यूट्यूब चैनल। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मानवा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी के ऊपर एक डीमन ने अटैक कर दिया है और उसी के बाद हमें पूरा इंटायर सिनेरियो दिखाया जाता है जहां पर चारों तरफ ही डीमंस अटैक कर रहे हैं और इंसानों के अंदर भगदड़ मची हुई है। और तभी हमें एक मैसिव एक्सप्लोजन दिखाया जाता है और हमें उस एक्सप्लोजन के सीन पर दिखाया जाता है कि दो लोग बैटल कर रहे हैं और उन दोनों में से किसी का भी नेम हमें रिवील नहीं किया जाता। बट उसी के बाद जो ब्लैक सोल्जर था उसके अटैक की वजह से हमारा जो सिल्वर सोल्जर था वो हार जाता है और वहां से गायब होने लगता है। और तभी हमें पता चलता है ये जो बंदा है इसका नाम है एड्स। नहीं भाई वो वाला एड्स नहीं, ये वाला इसका नाम है, जो कि है इस किंगडम के एम्परर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों में से एक। और वो गायब होते हुए बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था द नाइट ऑफ हेल का पावर उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट है। और उसके बाद हमें द नाइट ऑफ हेल का फुल व्यू दिखाया जाता है और तभी नाइट ऑफ हेल का जो फेस मास्क था वो वहां पर कट के नीचे गिर जाता है और धीरे धीरे कुछ उसको होने लगता है और तभी वो डीमन से फिर से इंसान बनने लगता है और उसे उसकी पास्ट की जितनी भी सारी मेमोरीज थी वो सारी की सारी याद आ जाती है। फिर हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक स्केलेटन वाला बंदा बोलता है हाँ बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आखिरकार मैंने इस किंगडम के एम्परर को अपने घुटनों पर ला ही दिया। और उसके बाद वो बोलता है कि बड़े बुजुर्ग बोल के गए थे जितना पुराना बदला होता है उतना ही मीठा उस बदले को चुकाने में आता है। उसी के बाद वो बोलता है कि आखिरकार मैंने ये अचीव कर ही लिया, मैंने इस चीज के लिए हजारों सालों तक वेट किया था और क्या तुम एंजॉय कर रहे हो इस चीज को। और उसी के बाद जो वो पर्सन मतलब वो स्केलेटन जो बातें कर रहा था उसका पूरा फेस रिवील किया जाता है और हमें बताया जाता है कि इसका नाम है ऑर्गो, जो कि है एक आर्च लिजर्ड। उसी के बाद जो दूसरा पर्सन था वो चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सारे लोगों पर ऐसे जुर्म करने की। और जो बंदा ये बातें बोल रहा था हमें उसका नाम बताया जाता है जो कि है हिलियोस, द एम्परर ऑफ फॉर्ड इडलाइट। जिसको समझ में नहीं आया तो ये बंदा जिस जगह पे अभी अटैक किया है उस आर्च लिच ने वहां का राजा है। और उसी के बाद वो किंग बोलता है राक्षस क्या तुम्हारा इतने सबसे भी मन नहीं भरा, तुम्हें और क्या चाहिए। और ये सुन के वो आर्च लिच जो है वो एक पूकी सा स्माइल देता है और बोलता है हाँ क्या तुम्हारा बकवास हो गया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूं। ये सुन के वो राजा बोलता है क्या बातें कर रहे हो ये सब, तुम मुझे खत्म कर दोगे, इसका मतलब क्या है। ये सुन के वो आर्च लिच और पूकी सा पोज देता है और बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और इस इंटायर कॉन्टिनेंट को अपने अंडर में ले लूंगा जैसा इस पूरे इंटायर हिस्ट्री में किसी ने भी नहीं किया होगा। और ये सुन के वो जो किंग था वो थोड़ा अपसेट हो जाता है और उसी के बाद वो आर्च लिच बोलता है तुम सबने बहुत बढ़िया काम किया मेरे डीमन किंग्स। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सबके सब डीमन किंग्स वहां पर आ चुके थे और आई थिंक यहाँ पे टोटल 5 लोग हैं क्योंकि एग्जैक्ट नंबर हमें अभी तक बताया नहीं जाता। फिर वो लीच बोलता है कि मेरे लिए वो किंग का ताज लेके आओ। और इसी के बाद वो जो ब्लैक नाइट था एक डेथ नाइट वो उस ताज को लेकर लीच के तरफ आने लगता है और ये देखकर पीछे जितने भी सारे डीमन किंग्स थे वो सभी के सभी खुश होने लगते हैं और फाइनली हमें सभी का फेस रिवील कर दिया जाता है। और ये देखकर वो लीच बोलता है बहुत बढ़िया मेरे लॉयल नौकर, तूने बहुत ही बढ़िया काम किया है यहाँ पर, मैं तुम्हें तुम्हारे इस काम के लिए क्या रिवॉर्ड दूं। और ये सुन के वो जो ब्लैक नाइट था वो थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर लीच खुद से ही बोलने लगता है कि क्या बेकार बातें कर रहे हो यार, मैं भी, तुम तो मेरे नौकर हो, तुमको क्या मैं रिवॉर्ड दूं, तुम जो मुझे सर्व कर रहे हो यही तुम्हारा बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। ये बोलने के बाद वो डार्क नाइट उस लीच की तरफ दे देता है और वो लीच उसे पकड़ने ही वाला था बट तभी डार्क नाइट एक हेवी स्लैश उस लीच के ऊपर अटैक करता है और ये देखकर वो बाकी के जो चारों किंग्स थे वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। उस लीच ने इमीडिएटली अपने सामने एक बैरियर ओपन कर दिया था जिससे कि उसे उस अटैक से कुछ भी नहीं होगा और उसके सभी के सभी किंग्स भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ चुके थे। बट एक तगड़ा बैरियर लगाने के बाद भी वो लीच देखता है कि उसे थोड़ा सा डैमेज हो चुका है उस अटैक की वजह से। वो सोचता है कि मैंने अपना डिफेंस ऑन करके रखा था फिर भी मुझे डैमेज कैसे हो गया। और उसके बाद वो जो ब्लैक नाइट था वो बोलता है फाइनली मैं अब अपने खुद के दम पर सभी चीजें कर पाऊंगा, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। और ये सुन के वो लीच बोलता है क्या 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 बातें कर रहे हो तुम, ये सब मैंने तुम्हारी सारी मेमोरीज और सारे के इमोशंस इरेज कर दिए थे और मैंने तुम्हारे सोल को भी खत्म कर दिया था। और ये सुन के वो ब्लैक नाइट बोलता है ऐसा तुम्हें देखकर लग रहा होगा बट असलियत ये थी कि मैंने कभी भी पूरी तरीके से खत्म हुआ ही नहीं था, मैं सब कुछ अपने शरीर के अंदर से देख पा रहा था, जितने भी सारे गंदे काम तुम इस डार्क नाइट से करवा रहे थे। और ये सुन के वो लीच बोलता है क्या सच में, बट तुम मेरे एक मास्टरपीस थे, मैं तुम्हारे अचीवमेंट्स के
वजह से तुम्हारे इस गुस्ताखी को माफ कर सकता हूँ, और जब तक मैं तुम्हें दोबारा से कंट्रोल करने का तरीका ना ढूंढ लूं। और ये बोलते ही वो चारों के चारों जो डीमन किंग्स थे वो हमारे ब्लैक नाइट के ऊपर रश करने लग जाते हैं। इन एन इंस्टेंट वो जो ब्लैक नाइट था एक स्लैश के अंदर उस चारों के चारों डीमन किंग्स को सिंगल हैंडेडली हरा देता है। और ये देखकर वो लीच शॉक हो जाता है। वो बोलता है क्या मेरे सारे के सारे किंग्स को एक साथ मार दिया, वो कैसे? और ये देखकर लीच था वो खुद एक अटैक प्रिपेयर करने लगता है, और उस अटैक के वजह से जितने भी सारे उसके अनडेड आर्मी थे वो सभी के सभी बाहर आ जाने लगते हैं और उस डार्क नाइट के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और वो डार्क नाइट बोलता है रुक जाओ, और उसके ऑरा के वजह से ही कोई भी वहां पर हिल ही नहीं पा रहा होता है। सभी के सभी इंस्टेंटली वहां से डिसअपियर हो जाते हैं। ये देखो वो लीच भी शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या इसने कैसे ये कर दिया? और ये देखकर घबराते हुए वो लीच बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम अभी थोड़े कंफ्यूज हो चुके हो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मुझे भी इसके लिए अफसोस है। और ये बोलते हुए वो मन में सोचता है और चाहे कुछ भी हो, अगर इसने मुझे मार भी दिया तो मेरे पास अभी बैकअप बॉडी है, मेरी सोल जाकर दूसरी बॉडी में घुस जाएगी और फिर मैं इसे दोबारा से अपने कंट्रोल में ले लूंगा। और इसी के बाद वो ब्लैक नाइट बोलता है इतने सालों से मैंने इस शरीर के अंदर कैद होके रहा है और मुझे तुमको मारने के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए मेरी इस पूरी जिंदगी में। और ये बोलने के बाद वो जो ब्लैक नाइट था वो एक अटैक प्रिपेयर करने लगता है, और फिर वो बोलता है मैंने एक खुद से अटैक तैयार किया है जिससे कि बस तुम्हारा बॉडी ही नहीं इंस्टेंटली तुम्हारा सोल भी मर जाएगा। और ये सुन के वो लीच बोलता है क्या ऐसे कोई टेक्निक एग्जिस्ट ही नहीं करता कि मेरा सोल ही मर जाए? और फिर वो सोचता है क्या ये सच में इतना डेंजरस हो सकता है, क्या मैं इसे डॉज कर दूं? और ये सोचकर वो ऊपर जाने ही लगता है, तभी हमारा जो ब्लैक नाइट था वो एक स्लैश दे देता है उस लीच के ऊपर। बट ये क्या, लीच को तो कुछ भी नहीं हुआ। वो बोलता है हाँ देखा बेटे, कुछ भी नहीं कर पाया ना, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। और उसी के बाद उसके मुंह से उसका जो सोल है वो ऊपर जाने लगता है और धीरे धीरे ऊपर जाकर वहीं पर डिसअपियर हो जाता है एक पोर्टल के अंदर। और उसका जो हेड था वो नीचे आके गिरता है और हमारा एमसी यानी कि जो ब्लैक नाइट है वो बोलता है जहन्नुम में जा। और ये बोलने के बाद वो उसके स्कल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर जो किंग था वो सोच रहा है कि है ये सब साला हो क्या रहा है। और इसी के बाद हमारा जो ब्लैक नाइट था वो नीचे बैठ जाता है और बोलता है हाँ फाइनली ये खत्म हो गया, अब मेरा बस एक ही काम बाकी है। और उसी के बाद वो अपना स्वॉर्ड उठाता है और आखिरी बार ये सोचता है कि अगर मैं उन लोगों से मिल पाता तो मैं उनसे जरूर माफी मांगता। और किन की बात कर रहे हैं वो हम आगे जानेंगे। और उसी के बाद हम उस डेथ नाइट के थोड़ा पास्ट लाइफ के बारे में देखते हैं, जो कि वो बहुत सारे लोगों को मार रहा था। और तभी हमें बताया जाता है अभी जिसको मारते हुए उस डेथ नाइट को देख रहे हैं वो और कोई नहीं, वो उसी का फैमिली मेंबर्स है। और वही बोलते हुए वो अपने सीने के अंदर वो स्वॉर्ड घुसा लेता है। उसी के बाद हम देखते हैं कोई बुला रहा है डीमान, और वो डीमान बोलता है कि आप ये कुछ जाना पहचाना आवाज नहीं है। और वो आंखें खोल के देखता है कोई एक लड़की बोल रही होती है डीमान तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो, अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। और ये देखकर वो जो बंदा था वो सोचता है कि आखिरकार मैंने इसे आखिरी बार देख ही लिया नरक में जाने से पहले। और सडनली उसे रियलाइज होता है और बोलता है हे तुम इतने यंग क्यों दिख रहे हो। और ये सुन के वो जो लड़की थी वो बोलती है वो तुम ये सब बातें करके मुझे शर्माओ मत, क्या तुम तुम्हारा अच्छा रूप दिखाना चाहते हो अपने पापा से डांट खाने से पहले। फिर वो लड़की बोलती है तो फिर ठीक है तुम अपने बिग सिस पर भरोसा कर सकते हो, मैं पापा को मनाने की कोशिश करूंगी। तो हमें पता चलता है कि ये जो लड़की थी वो डीमान की बड़ी बहन थी, और ये जो बंदा है एमसी हमारा उसका नाम है डीमान, जो कि आगे तुम्हें डिटेल में पता चलेगा। फिर वो लड़का बोलता है ये कैसे हो सकता है, मैंने इस मेंशन को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ या फिर वो जो लीच था उसने मुझे एक इल्यूजन के अंदर ट्रैप करके रखा है और मेरे बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। और वो एक लकड़ी की तरफ देखता है और बोलता है अभी पता चल जाएगा। फिर वो उस लकड़ी को लेकर एक बड़े से पत्थर के सामने जाता है और एक हेवी स्लैश देने की कोशिश करता है। वो लकड़ी जो है वो पत्थर से टकराता है बट वो लकड़ी ही टूट जाता है। बट तभी हमें नेक्स्ट पैनल पे दिखाया जाता है कि हमारा जो एमसी था वो स्माइल कर रहा है और हम देखते हैं कि जो पत्थर था वो भी मल्टीपल टुकड़ों में डिस्ट्रॉय हो चुका है। हमारा एमसी बोलता है ये कोई सपना नहीं है, ये सच है, मैं वापस आ चुका हूँ अपने पास्ट के अंदर। और उसी के बाद हमें हमारे एमसी के कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर हमारा एमसी किसी से और ताने सुन रहा होता है। वो जो बंदा था वो बोल रहा होता है आखिरकार तुमने ये क्या किया, तुमने एक बार के अंदर झगड़ा किया और वहां से मार खा के वापस आ गए, आखिरकार तुम हमारे फैमिली के रेपुटेशन को और कितना ज्यादा नीचे गिराओगे। फिर हम एक दूसरे पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा घर के अंदर आता है और बोलता है कि आखिर तुमने उस बंदे को क्यों मारा। और हमारे सामने जो एमसी सो
रहा है वो बोल रहा होता है बिकॉज मेरे सिस्टर के लिए। हमारा एमसी बोलता है मैं उसे उस जहन्नम में जाने से रोक रहा था और हमें इस सारे पास्ट की चीजों के वजह से, मतलब हमारे एमसी को इस सारे पास्ट की चीजों के वजह से उसे घर से निकाल दिया जाता है। बट उसे घर से निकलने से पहले भी उसके बहन ने कुछ मनी दिया था जिसके वजह से वो ठीक ठाक से अपनी जिंदगी काट पाए। और ये देखकर हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि इवन तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है देने को लिए, फिर भी तुम मुझे ये दे रहे हो। और इसी के बाद वो उस पैसे के बैग को लेता है और वहां से भाग जाता है। और फिर हमारा एमसी बोलता है मैं उसी दिन पहली बार समझ पाया था कि गिल्ट और शेम किसे कहते हैं। फिर हम प्रेजेंट टाइमलाइन पे वापस आते हैं और हमारा एमसी बोलता है कि मैं यहाँ पर वापस कैसे आ गया, क्या मैंने तब जो बोला था कि मुझे अपने फैमिली से अपोलोजाइज करना है, क्या इसी वजह से किसी गॉड ने मुझे पास्ट में भेज दिया है। और वो ये भी सोचता है कि मेरा ये बॉडी अभी तक ऐसे टेक्निक्स यूज करने के लिए नहीं बने हैं, ऑल्दो मेरे पास पावर्स हैं। और मुझे ये टेक्निक एक बंदे को हरा कर मिली थी जिसको सब कैसल वॉल डिस्ट्रॉयर बोलते थे। भाई इंग्लिश में तो सुनने में ये बहुत बढ़िया लग रहा है, पर हिंदी में बताओ तो दीवार तोड़ने वाला। यही सब सोचते हुए कोई पीछे से बोलता है यंग मास्टर आखिरकार आप मुझे मिल ही गए। और हमारा एमसी घूम के देखता है कि एक मोटा सा बंदा आता है और उसी के सामने हंसने लगता है। हमारा एमसी मन में सोचता है कि मुझे जितनी दूर याद है ये मेरा फैमिली का सर्वेंट है जिसका नाम विक्टर था शायद। और उसी के बाद जो विक्टर है वो बोलता है कि यंग मास्टर आप अभी तक यहाँ पर क्यों हो, लेडी लुइस ने आपको तो घर जाने के लिए बोला था। तो ये सुनने के बाद हमारा एमसी जो है वो बोलता है कि ये बंदा इतना सीरियस क्यों है, आखिरकार मैंने किया क्या था। और ये सुनने के बाद जो विक्टर है वो बोलता है क्या सच में आपको नहीं पता आपने क्या किया था। उसी के बाद सीन चेंज होता है और हम कैसल का सीन देखते हैं जहाँ पर बोलता है तुम साले बेवकूफ। ये बोलते हुए हमारे एमसी के ऊपर किसी ने स्वॉर्ड अटैक कर रहा था और उसे आकर दो लेडियां रोक देती है और बोलती है तुम इस बार अपनी हद पार कर चुके हो, आखिरकार और कितना नीचे गिराओगे तुम हमारे फैमिली रेपुटेशन को। और पीछे से जो लड़कियां थी वो एक जो डार्क ब्लू शर्ट वाली थी वो बोलती है रुक जाइए हनी, और जो लाइट ब्लू वाली ड्रेस पे थी वो बोलती है फादर अब रुक जाइए। और वो जो आदमी था वो बोलता है छोड़ो मुझे जाने दो, आज मैं इसको इसके औकात दिखा दूंगा। और ये सुन के हमारा एमसी बोलता है क्या सच में आप मुझे मारने वाले हैं। मतलब वो बोलता नहीं, वो सोचता है फादर आप जल्दबाजी में डिसीजन नहीं ले रहे। वो ये भी सोचता है कि आखिर कितने साल हो चुके हैं कि मैंने ऐसे डांट नहीं सुनी अपने पापा से। और फिर हमें इन सब का नाम बताया जाता है। जो हमारे एमसी के ऊपर स्वॉर्ड चला रहा था वो है हमारे एमसी का पापा जिसका नाम है पॉल ओबुरिन हेक्सन। जो डार्क ब्लू वाली ड्रेस वाली लेडी थी उसका नाम है मिरिल्डा हेक्सन। और जो लाइट ब्लू वाली लेडी थी इसका मतलब हमारे एमसी का बिग सिस, उसका नाम है लुइस हेक्सन। और इन तीनों को देख के हमारा एमसी बोलता है मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा था। और ये सोचते हुए वो रोने लगता है। ये देखकर बाकी सभी लोग शॉक हो जाते हैं, वो खुद भी सोच रहा होता है क्या मैं रो रहा हूँ। के बाद पॉल बोलता है तो इस बार जो तुमने किया उसका क्या एक्सक्यूज है तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ है भी। और इसके रिप्लाई में हमारा एमसी बोलता है नहीं मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। और ये सुन के बोलता है हाँ ठीक है कोई एक्सक्यूज नहीं। और इसके बाद बोलता है क्या कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये क्या बातें कर रहे हो, इससे पहले तो तुम हर वक्त एक्सक्यूज के ऊपर एक्सक्यूज ही दिए जाते थे, मतलब झूठे बहाने बनाकर अपनी गलतियों को छुपा लेते थे। और ये सुन के हमारा एमसी बोलता है मुझे पता है कि मेरी गलती है, यहाँ पर मैंने हेक्सन परिवार के ऑनर को कम किया है, ये मेरी गलती है, ये पूरी की पूरी गलती मेरी है। ये सुनने के बाद जो पॉल था वो बोलता है तो आखिरकार तुम्हारा मुंह अभी तक जिंदा है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये समझ जाने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है मैं खुद सब कुछ ठीक करूंगा। और ये सुनकर पॉल बोलता है क्या बट कैसे। और ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है मैं ये सब कुछ अपनी तरफ से ठीक कर दूंगा। ये बोलकर वो जाने लगता है और वो जाते हुए बोलता है मैं वापस आकर अपनी पनिशमेंट को भी जरूर एक्सेप्ट करूंगा। और ये सब देख के जो बाकी तीनों थे वो सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। और पॉल मन में सोचने लगता है क्या उसका दिमाग में कुछ लग गया है क्या, कि आज ऐसी उल्टी पुल्टी बातें क्यों कर रहा है। और उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि हम अभी जहाँ पर हैं उसका नाम है लैंडवर्क द मर्चेंट सिटी। और हमारा एमसी यानी कि डीमान और विक्टर जो थे वो दोनों आ जाते हैं उसी बार के सामने जहाँ पर डीमान ने पिछली रात को कुछ तो बंड खराबा किया था जो अभी तक हमें पता नहीं है। विक्टर पीछे घूम के बोलता है यंग मास्टर क्या हमें जरूरत है अंदर जाने की, जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ कि सामने कुछ बंदे उस बार को गार्ड कर रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है कि आखिर कुछ बुरा हो गया तो। और ये सुन के हमारा एमसी आगे जाने लगता है और बोलता है अगर तुम डरे हुए हो तो तुम पीछे रहो, मैं पहले जाता हूँ। और ये सुन के विक्टर बोलता है माफ करना सर, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, अगर आप जाओगे तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। और ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस उन लोगों से माफी मांगने जा रहा हूँ और माफी मांगने से क्या ही ज्यादा होगा, सभी चीजों को फिक्स कर दूंगा मैंने जितने भी चीजें खराब की है। और ये बोलने के बाद हमारा एमसी जाने लगता है और जो पीछे विक्टर था वो सोचता है कि आखिर सब कुछ शांति से गुजर जाए, मैं यही चाहता हूँ। फिर हमारे एमसी के कुछ थॉट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो बोलता है कि मुझे पता नहीं कि मैं पास्ट के अंदर कैसे आ गया, बट मुझे एक चांस मिला है कि मैं अपने फादर, अपने मदर और अपने पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट करूँ और दोबारा उनको हर्ट ना
करूं, मैं अपने पूरे टैलेंट को लगा दूंगा अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए। और हमारे एमसी को सामने आते हुए वो जो सामने दो गार्ड्स थे वो देख लेते हैं और उनमें से जो लॉन्ग हेयर वाला बंदा था वो बोलता है, हाँ तो नोबेल मास्टर आप यहाँ पे वापस क्यों आए हो। और जो हाथ में चक्कू लिए बंदा था वो बोलता है, हे हम लोगों ने तो तुम्हें वार्न किया था ना कि यहाँ पे वापस मत आना। और ये देखकर हमारा एमसी सोचता है कि मुझे ठीक से याद नहीं है कि आखिर यहाँ पर किया क्या था मैंने, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है। और उसी के बाद वो बोलता है कि मैं बस यहाँ पर आपके ओनर से माफी मांगने आया हूँ, मैंने जो किया था पास्ट के अंदर। और ये सुन के वो दोनों लोग हैरान हो जाते हैं और वो दोनों ही हंसने लगते हैं। और उनमें से जो चक्कू हाथ वाला बंदा था वो बोलता है, क्या एक अचानक से अपोलोजाइज करना, ये तो कुछ अजीब है, ठीक है तुम जा सकते हो, मैं बॉस को बता दूंगा इस बारे में। और उनमें से जो लॉन्ग हेयर वाला बंदा था वो बोलता है कि मैंने सुना है कि ये हेक्सन परिवार का सबसे बड़ा बेटा है और इतने बेकार फैमिली में इसके पास थोड़ा तो अच्छा मैनर है। और इसके बाद वो लॉन्ग हेयर वाला बंदा और भी बोलता है कि हे मैंने सुना तुम्हारे घर के लड़कियां बहुत सुंदर है। और वो जो चक्कू वाला बंदा था वो बोलता है, क्या सच में, तो कभी हमें भी मिला दो अपोलोजाइज करवाने के लिए। और उसके बाद वो जो लॉन्ग हेयर वाला बंदा था वो एमसी को स्लैप करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, यंग मास्टर अचानक से मैंने आपका अपोलॉजी एक्सेप्ट करने का सोच लिया है। और उसी के बाद वो जो लाल स्कार्फ वाला बंदा था वो बोलता है, अगर तुम तुम्हारे बहन को हमारे पास भेज दो अपोलॉजी के लिए तो हम मान जाएंगे। और पीछे से वो लॉन्ग बाल वाला बंदा हंसते हुए बोलता है, इतना भी मत डरा भाई, वो रो ही देगा। और ये सब देख के हमारा एमसी उस लाल स्कार्फ वाले बंदे के पास से वो चक्कू छीन लेता है और बोलता है, मैं बस यहाँ पर माफी मांगने आया था, मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतना मुश्किल होगा। और वो जो लाल स्कार्फ वाला बंदा था वो बोलता है, तुम साले तुम मुझे मेरा चक्कू वापस दो। और हमारा एमसी मन में सोचता है, मुझे लगता है कि ये लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं। और उसी के बाद वो जो लाल स्कार्फ वाला बंदा था उसका हाथ सडनली कट के दूर में गिर जाता है और उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। वो सडनली रियलाइज करता है कि उसका हाथ तो उधर है ही नहीं। और उसी के बाद हमारा एमसी बोलता है, अगर तुम सीधे बात से नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरा असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। और ये देखकर वो जो लॉन्ग हेयर वाला बंदा था वो थोड़ा घबरा जाता है और वो सोचता है कि क्या हेक्सन परिवार का एल्डेस्ट सन ऐसा ही था जैसा हमने सुना था। और हमें तभी दिखाया जाता है पीछे से वेक्टर ये सब देख रहा होता है और वो घबरा जाता है। वो सोचता है कि हम यहाँ पे सब कुछ ठीक करने आए थे बट आप तो सब और भी बिगाड़ रहे हो। और तभी हम देखते हैं रास्ते में कुछ और लोग भी उस फाइट को देखने के लिए वहां हो जाते हैं। उनमें से वो लाल बालों वाला बंदा बोलता है, वो देखो रास्ते में एक फाइट हो रही है। और वो ब्लैक बालों वाला बंदा बोलता है, चलो यहाँ से यार, मैं इस फाइट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और फिर हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लॉन्ग हेयर वाला बोलता है, तू बास्टर्ड, तुम्हें पता ही नहीं है कि हम लोग कौन है। हमारा एमसी इसके रिप्लाई में बोलता है, मुझे फर्क नहीं है तुम कौन हो, जो चाहे वो कर लो। और उसी के बाद वो जो लॉन्ग हेयर वाला बंदा बोलता है, अपने आर्म को ऊपर करता है और वो बोलता है कि ये जो टैटू देख रहे हो ये है ब्लैक स्नेक का टैटू, अगर तुमने हमसे पंगा लेने की कोशिश की तो पूरी की पूरी ब्लैक स्नेक तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। और वो देखकर हमारा जो एमसी है उसे कुछ याद आना चालू हो जाता है और हमारा एमसी बताता है, ब्लैक स्नेक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारा पावर गेन करना शुरू कर देती है। वो लोग जमीन पे कब्जा और वगैरह वगैरह काम करने लगते हैं। और हमारे एमसी को ये भी याद आ जाता है कि उसने क्या बंड खराबा किया था। हमें बताया जाता है कि हमारे एमसी ने उसी रेस्टोरेंट से डिनर किया था और उस रेस्टोरेंट के अंदर इतना ज्यादा ओवर प्राइस किया गया था, इसके वजह से हमारा एमसी उन लोगों को कंप्लेन करता है और वो लोग ये बातें सुनने की जगह हमारे एमसी को मारता है और मारकर एक बेवड़ा और नशेड़ी बोलकर वहां से भगा देता है। ये सभी बातें याद आने के बाद हमारा एमसी बोलता है, तो आखिरकार मैं इस वजह से यहाँ पर आया हूँ, मुझे तो यहाँ पर अपोलोजाइज करने की जगह करवाना चाहिए जो मेरे साथ किया है इन लोगों ने, उसकी वजह से। और वो लॉन्ग बालों वाला बंदा बोलता है कि तुम मुझे हल्के में मत लेना। ये बोलने के बाद वो अटैक करने आता ही है। हमारा एमसी सिंगल हैंडेडली उसे डॉच करता है और वो जब अटैक के बाद नीचे गिर जाता है फिर हमारा एमसी उसके पैर को पकड़ता है और उसी चाकू से उसके पैर को काट देता है। और तभी साइड से कुछ आवाजें आती है और बोलता है कि आखिर ये बेकार सा आदमी है कौन। और हमारा एमसी घूम के देखता है कि बहुत सारे लोग आ चुके हैं उसी ब्लैक स्नेक ऑर्गेनाइजेशन से और उनमें से एक बंदा जो कि प्रोबेबली उसका लीडर है वो बोलता है कि तुम कौन से ग्रुप से आए हो। इसके रिप्लाई में हमारा एमसी बोलता है, मैं किसी ग्रुप से नहीं आया हूँ, मैं बस यहाँ पर इस बार के ओनर से अपोलोजाइज करने आया था या फिर माफी मांगने आया था बोल सकते हो। मैंने बस इन लोगों से मुझे जाने देने के लिए बोला था, इन लोगों ने ही सारा बंड खराबा शुरू किया है। और ये सुनने के बाद वो जो लीडर था वो बोलता है कि मुझे पता नहीं कि तुम क्या बातें करने की कोशिश कर रहे हो बट मैं तुम्हारी ये सारे बकवास नहीं सुनने वाला। तुमने हमारे आदमियों को हाथ उठाया है, अब तुम इसका अंजाम भुगतोगे। और वो बोलने के बाद वो जो लीडर था वो अपने बाकी लोगों को ऑर्डर करता है कि जाओ उसे पकड़ लो। और ये देखकर हमारा एमसी बोलता है, हाँ तो तुम लोगों को अगर मरना ही है तो मैं ही क्या कर सकता हूँ। और ये बोलने के बाद वो एक साथ सभी चारों के चारों बंदों को हरा देता है। और ये देखकर वो जो लीडर था वो भी शॉक हो जाता है। और इसके बाद हमारा एमसी बोलता है, मैं लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था बट तुम लोगों ने ही मुझे
उकसाया है। और हमारे एमसी का इतना पावर देखने के बाद वो जो लीडर था वो बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, अरे मैं तो तुमसे कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सुनने के बाद वो वहां से भागने लगता है और हमारा एमसी जो है उसे पकड़ता है और उसे भी काट डालता है। फिर हमें बार के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से दरवाजा खोलने की आवाज आती है। सब लोग देखते हैं, हमारा जो लीडर था वो आता है और पीछे से हमारा एमसी बोलता है कि अरे यार शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी। और हमारा एमसी उस लीडर के गर्दन पर चाकू पकड़े हुए था और वो उसे यहाँ से गिरा देता है और बोलता है मैं जब अच्छी तरीके से तुम्हें समझा रहा था तब तुमने मेरी बातें समझी नहीं। और इसे देखकर उस होटल के अंदर जितने भी सारे लोग थे वो सब पैनिक करने लगते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसे देखकर हमारा एमसी सोचता है कि जितने भी सारे बेवकूफ लोग थे वो अभी यहाँ से निकल गए हैं। और ये सभी भगदड़ की आवाजें सुनकर वो जो बार का ओनर था वो बाहर आने लगता है और बोलता है ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, आखिरकार जो गार्ड्स थे गेट के अंदर वो कहाँ गए। और हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है आंद्रेशन होम और ये है बार ओनर। तो उसे देखकर हमारा एमसी बोलता है तो क्या ही तुम ही बार ओनर हो, और अगर तुम उन बाहर के लड़कों की बात कर रहे हो तो मैंने उन्हें हरा दिया है। और ये सुन के बार ओनर बोलता है क्या तुमने उन्हें हरा दिया, बट कैसे। और फिर से बार ओनर बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कितना बंड खराबा करने वाले हो। और ये सुन के हमारा एमसी बोलता है मेरा नाम है डीमान हेक्सन। और ये नाम सुनने के बाद जो बार ओनर था वो बोलता है क्या हेक्सन तुम्हारा मतलब है विस्काउंट्री। यहाँ पर विस्काउंट्री का मतलब प्रोबेबली कोई नोबल होगा, कोई नोबल का रैंकिंग वगैरह होगा। और ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है हाँ मैं वही हूँ और मैं यहाँ पर कोई बंड खराबा करने नहीं आया हूँ, मैं बस यहाँ पर एक माफी चाहता हूँ तुमसे। और ये सुनने के बाद वो जो बार ओनर है वो बोलता है क्या माफी, इस बात की माफी। हमारा एमसी बताने लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे होटल पर ऑर्डर किया था, तुम्हारे होटल के लोग बहुत ही ओवर प्राइस डिमांड कर रहे थे। मैंने जब उनसे ये इस बात की कंप्लेन की तब उन लोगों ने मुझे मार के वहां से भगा दिया और सब लोगों ने मुझे नशेड़ी कहने लगा। इसके वजह से मेरा रेपुटेशन और मेरे फैमिली के साथ मेरे बॉन्ड्स भी खराब हो गए हैं। और ये सुन के जो बार ओनर था वो बोलता है हाँ फैमिली क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारा प्राइड, तुम अभी इस सभी के लिए बहुत छोटे हो। इसके बाद वो बार ओनर एक डेविलिश स्माइल के साथ बोलता है वैसे भी हेक्सन परिवार के पास कोई इज्जत है ही नहीं गवाने के लिए। और ये सुन के हमारा जो एमसी है वो ट्रिगर हो जाता है। हमारा जो बार ओनर था वो बोलता है सुनो तुम बेकार लड़के, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर आओगे और मुझे कहोगे और मैं सॉरी बोल दूंगा, अपनी ये बचकानी हरकतें बंद करो और यहाँ से चले जाओ। और ये सुनने के बाद हमारा एमसी हंसता है और बोलता है ठीक है, अगर तुम सीधी बातों से माफी नहीं मांगोगे तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। और ये बोलने के बाद हमारा एमसी जंप करता है और सीधा बार ओनर की तरफ अटैक करने लगता है और वो बोलता है तुम्हें इसके वजह से पे करना ही पड़ेगा जो तुमने अभी कहा। और हमारा एमसी अटैक करे उसके ही पहले कोई आता है और हमारे एमसी को एक अटैक से डिफ्लेक्ट कर देता है। और उसे देखकर हमारा एमसी बोलता है क्या ये एनर्जी कैसी है। और हमारा एमसी नीचे चला जाता है। तभी बार ओनर बोलता है वो सर आप यहाँ पर सही टाइम पर आ गए हो। इसे देखकर हमारा एमसी बोलता है बहुत ही बढ़िया, मुझे नहीं लगा था कि ऐसे बार पे कोई इतना स्ट्रॉन्ग आदमी होगा। सो बताओ तुम आखिर हो कौन और इस जगह पे आखिर एक नाइट कर ही क्या रहा है। और फिर हमें उस मिस्टीरियस पर्सन का फेस रिवील किया जाता है और उसी के बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर टोटल 3 रैंक्स हैं नाइट्स को डिवाइड करने के लिए। सबसे जो लोअर रैंक है वो है ट्रेनी और उसके ऊपर जो रैंक है वो है अप्रेंटिस नाइट और जो सबसे टॉप पर या फिर पावरफुल जो रैंक है वो है ऑफिशियल नाइट। उसी के बाद हमारा एमसी हमें बताता है कि अगर स्किल के ऊपर डिपेंड करे तो जब तुम एक ऑफिशियल नाइट के रैंक पर पहुंचोगे तो तुम्हारे पास एक डिफरेंट टाइप का ऑरा होगा जिसके वजह से तुम बहुत ही इजीली बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को सिंगल स्लैश के अंदर मार सकते हो। मतलब काइंड ऑफ वो ऑरा तुम्हारे एक एनर्जी या फिर पावर बूस्ट की तरह काम कर सकता है। और उसी के बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो बूढ़ा बार ओनर था वो जोर जोर से हंसने लगता है, बोलता है बढ़िया बढ़िया, अब तुम क्या करोगे बताओ। मेरे साथ ब्लैक स्नेक गुरु के बॉस बनने वालों के लिस्ट में से सबसे जो करीब है वो है, इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, और अभी तुम मरने वाले हो। और ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है ओ तो क्या ये एक अप्रेंटिस नाइट है, तो इसी वजह से मुझे इसके पास से वो थोड़ा सा ऑरा फील हुआ, मतलब वो अभी ऑफिशियल नाइट बनने के बहुत ही करीब है, इसके वजह से उसके पास भी थोड़ा थोड़ा ऑरा आने लगा है। तो ये सुनने के बाद वो जो मिस्टीरियस बंदा था वो बोलता है क्या इसे कैसे पता चला मेरे ऑरा के बारे में। और उसके बाद हमारा एमसी बोलता है मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा बंदा इस जगह पे काम करेगा, कुछ तो गड़बड़ है। और इसके बाद हमारा एमसी बोलता है मैं आराम से इस अप्रेंटिस नाइट को हरा सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये कभी भी ऑफिशियल नाइट नहीं बन पाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो बोलता है कि सर इसको मारने के लिए आप कितना चार्ज करोगे। उसके बाद वो जो मिस्टीरियस पर्सन था वो बोलता है ये सब अभी बाद में देखेंगे, पहले मैं अभी इसे निपटा दूं। ये बोलते ही वो जो बंदा था वो हमारे एमसी के ऊपर चार्ज करने लगता है और हमारा एमसी जो है
बहुत इजीली उस स्वॉर्ड अटैक को डॉज कर लेता है और जो मिस्टीरियस पर्सन था वो मल्टीपल स्लैश करने लगता है हमारे एमसी के ऊपर और हमारा एमसी एवरी सिंगल अटैक को डॉज कर रहा था और वो मन में सोचता है ये एक अप्रेंटिस नाइट के मुकाबले में बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड यूज कर रहा है। उसके बाद वो जो बंदा था वो एक और स्लैश देता है और उससे भी हमारा एमसी बच जाता है और वो एक कॉर्नर की तरफ आ जाता है। फिर हमारा एमसी सोचता है मैं इस बॉडी के अंदर अपने लिमिट के अंदर आ चुका हूँ, मुझे लगता है मुझे बहुत ही जल्दी इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। और ये देखकर हमारा जो मिस्टीरियस पर्सन था वो बोलता है तुम बेकार, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं देखता हूँ कि तुम इसे कैसे डॉज करते हो। और उसके बाद वो एक फाइनल अटैक रेडी करने लगता है और वो बोलता है कि ये मेरा सीक्रेट टेक्निक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा एमसी सोच रहा होता है कि क्या मुझे ये टेक्निक एक ऐसे आदमी के खिलाफ इस्तेमाल करना भी चाहिए। फिर हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं, यहाँ पर एक बूढ़ा बोल रहा होता है आखिर ये सब क्या है, और हम देखते हैं एक बंदा आ रहा होता है और वो बोलता है कि आखिर मैं इस दुनिया के अंदर अगर इंसानों को ना मारूं तो इस दुनिया के अंदर कुछ मजा है ही नहीं। फिर हमें उस बंदे का नाम बताया जाता है जो कि है फैंटम असैसिन। उसके पास एक टाइटल भी है जो कि है द लेजेंडरी किलर मास्टर ऑफ ब्लेड ऑफ डेथ। और फिर हम देखते हैं पीछे से कोई आ जाता है उसके सामने और वो जो ब्लेड ऑफ डेथ था वो बोलता है कौन हो तुम, आखिर यहाँ पर क्यों आए हो। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं हमारा ब्लैक नाइट था। और उसी के बाद वो फैंटम असैसिन बोलता है आखिरकार तुम अगर यहाँ पे आ ही चुके हो तो मुझे यहाँ पर तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और उसी के बाद वो बोलता है मैं यहाँ पर मेरा सीक्रेट टेक्निक यूज करने वाला हूँ। और वो इस टेक्निक के बारे में बताने लगता है। वो हमें बताता है कि हर एक इंसान का बॉडी ही ज्यादा से ज्यादा पानी से बना हुआ है और जब तुम अपने एक पीक लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें आसानी से इस सारे के सारे पानी के फ्लो को दिखने लग जाएगा। आई थिंक ये काइंड ऑफ बियाकुगान जैसा काम करता है। और इसी के बाद वो जो बंदा था वो अपने स्वॉर्ड को उस डार्क नाइट के ऊपर चला देता है और वो बोलता है सीक्रेट टेक्निक द ब्लेड ऑफ डे। और हमारे ब्लैक नाइट को काटने के बाद वो जो बंदा था वो बोलता है आखिर वो कोई भी इंसान हो मैं उसे एक सिंगल स्लैश के अंदर काट सकता हूँ, एक चाहे एक वुडन शॉर्ड ही क्यों ना हो मेरे पास। इसके बाद वो पीछे घूमता है और देखता है वो जो ब्लैक नाइट था वो फिर से खड़ा हो रहा है और उसका जो बॉडी कटा हुआ था वो फिर से जुड़ रहा है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो बोलता है बट कैसे, मैंने तुम्हें मार डाला था बट फिर भी तुम कैसे जिंदा हो। इसके बाद हमारा जो डार्क नाइट था उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी थी किसी की भी पावर कॉपी करने की और इसी के मदद से वो उस असैसिन का पावर कॉपी कर लेता है और उसी के पावर से उसे मार देता है। और उसे स्लैश देते वक्त वो जो असैसिन था वो सोच रहा होता है कि आखिर तुमने मेरा ये सीक्रेट टेक्निक कैसे सीखा। और उसी के बाद हम प्रेजेंट के सीन पर आते हैं। हम देखते हैं हमारे एमसी ने उस जो मिस्टीरियस पर्सन था उसको भी उसी सेम अटैक की मदद से बीच में से स्लैश दे दिया है एक और वो नीचे पड़ा हुआ है। हमारा एमसी बोलता है ऐसा हमेशा मेरे साथ होता है, मेरे सारे दुश्मन जो थे वो मुझे अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं बट मुझे डेथ नाइट बनने के बाद एक ऐसी पावर मिली जिससे मैं इनविंसिबल बन पाऊं और वो पावर है मैं मेरे एनिमीज के अटैक्स को कॉपी कर सकता हूं। और ब्लैक स्नेक के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को हारते हुए देखकर वो जो बार ओनर था वो बहुत ही शॉक हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका खेल खत्म है। फिर हमें सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि वो जो बार ओनर था वो नीचे आ चुका है और जो बाकी दोनों लोग बाहर पहरा दे रहे थे, एक का हाथ और एक का पैर काट दिया था हमारे एमसी ने, वो लोग भी आकर हमारे एमसी से माफी मांगने लगता है। और हम देखते हैं हमारे एमसी को उन लोगों ने बहुत सारा गोल्ड ऑफर किया हुआ है। ये सब देख के हमारा एमसी सोचता है मैं बस इन लोगों से माफी के लिए आया था बट ये लोग अगर इतना चाह कर मुझे ये सब दे ही रहे हैं तो मैं मना क्यों करूं। उसके बाद हमारा एमसी बोलता है आई थिंक ये ठीक है, मैं तुम्हें इसके बदले में माफी दे सकता हूँ। और हमारा एमसी पीछे घूमता है और बोलता है विक्टर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। और ये सुनकर विक्टर वापस आ जाता है और आकर वो सारे के सारे जो गोल्ड उस बूढ़े आदमी ने ऑफर किया था वो सभी के सभी बैग के अंदर पैक करने लगा है। और वो पैक करते हुए सोचता है कि आखिरकार यंग मास्टर ने इतने सारे सोर्ड टेक्निक्स कब सीखे होंगे। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सभी लोग बार के बाहर आ चुके हैं और वो जो बार ओनर है वो बोल रहा होता है कि ध्यान से जाना सर आप। और हमारा एमसी और जो विक्टर था वो जाते हुए विक्टर बोलता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतना सोना एक साथ नहीं देखा है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो बार ओनर था वो सोच रहा होता है मैं तुम्हें तुम्हारे इस काम पे पछतावा जरूर दिलाऊंगा, बस एक बार मुझे ब्लैक स्नेक के बॉस से बात करने दो। उसके बाद बोलते ही एक सिंगल स्लैश आता है और बार ओनर का जो एक कान था वो कट के नीचे गिर जाता है। तभी हमारा एमसी बोलता है प्राइस के चक्कर में तो मैंने भूल ही गया था तुम्हारे पनिशमेंट के बारे में। और उसके बाद वो जो बार ओनर था वो सोचता है कि तुम साले मैं तुम्हें जरूर इस चीज का पछतावा दिलाऊंगा। और वहां से जाते हुए हमारा एमसी बोलता है मुझे अच्छे से पता है कि मैंने अपने पास्ट में जो काम किए हैं उसे तो नहीं सुधार सकता बट मैं अपनी नई जिंदगी के अंदर अपनी फैमिली को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और उसके बाद वो बोलता है चलो विक्टर घर चलते हैं। और विक्टर बोलता है यस
मास्टर। और उसी के बाद हमें एक दूसरे मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बंदा अपने आप को शीशे में देख रहा होता है और बोलता है भाई देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ ना। और वो बोलता है दर्द हमेशा प्यार लेके आता है। तो उसी के बाद उसका जो पीछे भाई बैठा था वो बोलता है आके तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो यार, तुम ऐसा सीरियस फेस बनाकर बोल रहे हो कि तुम्हें बढ़िया लग रहा है दिखने में। और फिर हमें उस बंदे का फेस रिवील किया जाता है और वो बोलता है तो चलो क्यों ना कोई प्यार व्यार ढूंढा जाए। तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का वीडियो का पार्ट खत्म होता है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मुझे इस मानवा का पार्ट 2 बनाना चाहिए या नहीं चाहिए ये भी कमेंट में बताना। मानवा का नाम है रिटर्न टू द एपोकलिप्स क्लास डेथ नाइट। मेरा नाम है सुमन और आप लोग देख रहे हैं मैड ब्रो यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक और न्यू मानवा और एक न्यू वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।